Hello students, we'll discuss today the remaining part of molar conductivity or you can say molar conductance. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्या होते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो हमने किया है, हमने जो सीखा है प्रीवियस वीडियो में, एक तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस into cell constant. Cell constant means L by A. L is the length of the conductor and area A is the area of cross section of the conductor. जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें तो इजी है कि आप वायर की लेंथ ले लें L जो हमारा कंडक्टर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के स्थान पर रख लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की जब हम बात करेंगे तो L जो होगा वो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दैट इज L देयर। क्योंकि कंडक्टर्स इस समय हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड, एंड द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज A। तो यहाँ पर L बाय A जो है वो कंडक्टिविटी जो सेल है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। यानी अगर हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड, अब इस कंटेनर के अंदर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के कापा या कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस का, तो ये नेचर जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो L by A depends on the nature of cell, not on the nature of the conductor. That's why it is known as cell constant. जब तक हम ये कंटेनर चेंज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हम चेंज करते रहें, मैंने इसमें पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल करके कंडक्टेंस को मेजरमेंट किया, फिर पोटासियम क्लोराइड को निकालकर मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। दोनों सिचुएशन में कंडक्टर्स अलग अलग हैं। पहले वाले सिचुएशन में मैंने KCl का सॉल्यूशन लिया था, अब उसी कंटेनर में मैंने KCl निकालकर एसिटिक एसिड डाल दिया। दोनों में मैं एक बात कह सकता हूँ, दोनों का कापा अलग होगा, कंडक्टेंस अलग होगी, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी, दैट इज L बाय A, दैट इज सेल कांस्टेंट। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक ही सेल के अंदर। इसका मतलब ये मान लेना कि उन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आपको L बाय A सेम लेना है, क्योंकि कंटेनर सेम है, सेल सेम है, तो आपका L बाय A चेंज नहीं होगा। L बाय A डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सेल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। दैट्स वाई इट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। Specific conductance is equal to conductance into cell constant, or you can say conductance is the reciprocal of resistance. You can say specific conductance is equal to 1 by R into L by A. और लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बता दिया था आपको कि जितनी हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे कंडक्टेंस तो बढ़ेगी। कंडक्टेंस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस के। सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयंस होंगे वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, 0.001 मोलर एसिटिक एसिड और 0.0001 मोलर एसिटिक एसिड, which is better conductor, of course this will be the better conductor, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन कम है। जितनी कंसंट्रेशन कम होगी अर्थात उसमें हमने पानी ज़्यादा ऐड किया हुआ है, और जितना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे डिसोसिएशन उतना ही ज़्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। आयंस ज़्यादा बनेंगे, आयंस ज़्यादा बनेंगे तो वो कंडक्टर अच्छा होगा, बेटर इट विल बी द कंडक्टर। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें वो डिक्रीज हो जाएगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। G विल इंक्रीज बट कापा विल डिक्रीज। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम
कापा इज द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कम हो जाएंगे, तो डाइल्यूशन से कापा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कापा सबसे ज़्यादा किसका होगा? 0.1 मोलर, जबकि कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 0.000 मोलर एसिटिक एसिड अमोंग देम। नाउ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन से कैसे चेंज होती है? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन नोन एज Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। This is known as Debye-Huckel equation, according to which molar conductance at a given concentration is equal to molar conductance at infinite dilution minus B under root C, where B is a constant which depends upon the nature of electrolyte. This is the molar conductance of that electrolyte at infinite dilution. वो ज़्यादा होगा नेचुरल एज कंपेयर टू द मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, क्योंकि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लेंगे तो आयंस जितने बन सकते हैं वो बन चुके होंगे, और जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना ही मोलर कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। यू नो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर टी, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। तो जितना ज़्यादा आपका डाइल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, मोलर कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो कम होगा। मैंने इस ग्राफ के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ लें, ड्रॉ करें मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। But there is a difference as far as their strong electrolyte and weak electrolytes behavior is concerned. There is a lot of difference. क्या डिफरेंस है वहाँ पर? आप दो ग्राफ देख रहे हैं। मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है KCl और एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पोटासियम क्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, while acetic acid solution is weak electrolyte. Weak electrolyte dissociate feebly, while strong electrolyte dissociates completely even at a higher concentration. अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा भी है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। Even at a very high concentration, you see the value of molar conductance is very high as compared to their weak electrolyte. Weak electrolyte में बहुत कम है ये वैल्यू, जबकि strong electrolyte में molar conductance ज़्यादा है, क्योंकि आयंस का डिसोसिएशन strong electrolyte में ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं उसमें भी बिहेवियर में अंतर है, डिफरेंस है। दोनों की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है। एज वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से ऑन एडिंग द वाटर, व्हाट हैपन्स? मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेज, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम कैसे होगी? जब हम वाटर को ऐड करेंगे, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन के कम होने से आयंस ज़्यादा बनेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये वैल्यू बढ़ती तो है लेकिन स्लोली इंक्रीज हो रही है। इट इंक्रीजेज वेरी स्लोली, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जितने बनने थे वो लगभग 100% बन चुके हैं एट हायर कंसंट्रेशन। बहुत ज़्यादा पानी मिलाने से अगर एक इलेक्ट्रोलाइट 99.9% डिसोसिएट हो गया है, बहुत थोड़े से पानी मिलाने से, सॉल्वेंट के मिलाने से, तो और ज़्यादा पानी मिलाने से बहुत कम आयंस की प्रिपरेशन वहाँ पर होगी। तो बहुत ज़्यादा आयंस नहीं बनेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब आयंस नहीं बनेंगे बहुत ज़्यादा पानी मिलाने से, क्योंकि वो पहले ही आयंस बना चुका है, तो उसकी वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से बढ़ रही है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हायर कंसंट्रेशन पर आप देखेंगे कि डिसोसिएशन कम होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन कम होगा तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, और जब हम वाटर को ऐड करेंगे अर्थात कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो आयंस नए बनेंगे, और जो नए आयंस बनेंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द रैपिड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। जहां तक बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन but increases very slowly. So the graph is almost in a straight line. We can extrapolate it to find the value of molar conductance at infinite dilution. But it is not possible in case of weak electrolyte, because the value increases so rapidly the graph become parallel on the y-axis and never intersect it on the y-axis. ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज इट क्लियर? फिर से सुन लीजिए क्या कारण है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में तेजी से वैल्यू बढ़ती है, और इतनी तेजी से बढ़ती है कि ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वैल्यू धीमी गति से बढ़ती है और ये वाई एक्सिस पर आकर इंटरसेक्ट कर लेता है। इसलिए ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके हम बता सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, मीन्स ऑलमोस्ट जीरो, व्हेन अप्रोचेस टू जीरो द मोलर कंडक्टेंस विल बी दिस। So this value of molar conductance at infinite dilution can be determined for strong electrolyte, but it is not possible for weak electrolyte. इसी से रिलेटेड एक लॉ है कोलार्क्स लॉ। आज आपको मोलर कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल करने हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के, जिसमें कापा आपको निकालना पड़ेगा। कापा निकालने के लिए आपको G इंटू एल बाई ए मैंने बता दिया है कि वो सेल जब तक चेंज नहीं करेंगे तो एल बाई ए चेंज नहीं होगा। C के स्थान पर आप 1/r का यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एक ये छोटा सा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वैल्यू। अगर हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है R2, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमें अगर पता लगाना है, तो विल प्रिपेयर सच ए सर्किट जिसमें R1 मैंने यूज़ किया है रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, R3 एंड R4 आर टू रेजिस्टेंस ऑफ नोन वैल्यूज जिनकी वैल्यू हमें पता है, और बैटरी हमने कनेक्ट की है की के साथ, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है। जब नल पॉइंट आएगा, प्रिंसिपल ये कहता है एट नल पॉइंट मीन्स व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन मीन्स नो करंट इज पास्ड थ्रू द सर्किट। जब ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो हम कह सकते हैं R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। इसमें से R3 और R4 की वैल्यू हमें पहले से नोन है, R1 की वैल्यू हम एडजस्ट करेंगे सो दैट द नल पॉइंट इज बीइंग अचीव्ड। तो R2 की वैल्यू इजीली इस प्रिंसिपल के जरिए निकाली जा सकती है। यहाँ पर मैंने एक वायर को यूज़ किया रेजिस्टेंस के लिए। अगर हमें कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता लगाना है तो यहाँ R1 के स्थान पर R2 के स्थान पर हम अननोन जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर हम एक कंडक्टिविटी सेल कनेक्ट कर लेंगे R2 जिसका कि रेजिस्टेंस हमें पता लगाना है, और R1 को चेंज करेंगे। R1 को तब तक चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए, और जिस वैल्यू पर ये जीरो वैल्यू डिफ्लेक्शन आती है वहाँ मैं कह सकता हूँ R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4 सो दैट वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस
of any electrolytic solution। एक लॉ है, बहुत सिंपल लॉ है, कोलार्क्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैं एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेता हूं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ द आयंस formed by the dissociation of 1 mole of that electrolyte। अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो एक एसीटेट आयन बनेगा और एक H आयन बनेगा। इन दोनों की मोलर कंडक्टेंस आयंस की अगर हम ऐड कर देंगे तो मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की आ जाएगी। अगर मैं कहूँ मोलर कंडक्टेंस मुझे पता लगानी है बेरियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो ये लॉ कहता है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द कोलार्क्स लॉ the molar conductance of any electrolyte is always equal to the sum of molar conductance of the ions formed by the dissociation of 1 mole of that electrolyte at infinite dilution। This is known as कोलार्क्स लॉ। और इसके 4 एप्लीकेशंस हैं कोलार्क्स लॉ के। मैं यूं कहूं कि 4 तरह के न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर सकते हैं, या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्क्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे पता लगा सकते हैं? सपोज करें कि मुझे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट दी हुई है एंड इट इज गिवन x ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl is given y at infinite dilution, molar conductance of sodium chloride is given z, and you are being asked to determine the value of molar conductance of acetic acid। कैसे कर सकते हैं? एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस 2 आयंस के मोलर कंडक्टेंस के जोड़ के बराबर होगी, दैट इज एसीटेट आयंस एंड H आयंस। अब मुझे इनमें से एसीटेट आयंस की मोलर कंडक्टेंस इसमें मिल सकती है, यानी X के अंदर वो इंक्लूडेड है। हालांकि उसमें सोडियम आयंस की मोलर कंडक्टेंस भी है, लेकिन वो बाद में देखेंगे, एसीटेट का तो है इसमें कंट्रीब्यूशन। इसी प्रकार से मुझे H आयंस की मोलर कंडक्टेंस भी चाहिए टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। H आयंस की मोलर कंडक्टेंस Y के अंदर है, हालांकि वहाँ क्लोराइड आयंस की मोलर कंडक्टेंस भी है। अब मैं जब X और Y को जोड़ूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड आयंस तो मिल रहे हैं, साथ में सोडियम और क्लोराइड आयंस भी मिल रहे हैं। तीसरी वैल्यू देखता हूँ तो सोडियम क्लोराइड की ही वैल्यू दी हुई है Z, यानी अगर मैं X और Y को ऐड कर देता हूँ और उसमें से Z को माइनस कर देता हूं तो मुझे 2 आयंस की मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी, दैट इज एसीटेट आयंस एंड H आयंस। तो एसीटेट और H आयंस की मोलर कंडक्टेंस का पता लगाने के लिए सोडियम एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ऐड करके और सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस को यदि माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस किसकी बच जाएगी? That will be equal to molar conductance of acetic acid। सो पहला तो न्यूमेरिकल या एप्लीकेशन इस प्रकार से हमें करने हैं कोलार्क्स लॉ के। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कोलार्क्स लॉ। कोलार्क्स लॉ
can be used to determine the molar conductance of any electrolyte at infinite dilution by using this method. Second application of this law, we can determine the value of degree of dissociation. दूसरी एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज एल्फा. एल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर एसिटिक एसिड है और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर उसकी मोलर कंडक्टेंस क्या है. पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हम कर देंगे तो ये मानकर चलिए कि ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाएगा. यानी वो जितनी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे शो करता है, इसका मतलब उसके अंदर जो आयंस हैं अवेलेबल वो सारे डिसोसिएट हो जाएंगे. और ये आपकी मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, जिस कंसंट्रेशन पर अल्फा आप निकालना चाहते हैं. और अगर परसेंटेज में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये कहाँ से आएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अगेन दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग कोलॉक्स लॉ. तो कोलॉक्स लॉ की सहायता से हम मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाल सकते हैं और उसका यूज़ करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं. और तीसरा, जब हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं. किसी भी एसिड का जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम क्लास 11th में हम करते थे कि अगर हम शुरू में 1 मोल लेकर के शुरुआत करते हैं तो शुरू में इनके नंबर ऑफ आयंस 0 0 हैं, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ. लेकिन इक्विलिब्रियम पर 1 में से अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं तो इसके अल्फा और इसके भी अल्फा मोल्स बनेंगे और कंसंट्रेशन जो है वो C से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पर हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड के लिए है तो Ka विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस मीन C अल्फा. इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है H आयंस की माने C अल्फा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, एक C से C कैंसिल हो जाएगा तो Ka बराबर है C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1. अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर बिकॉज इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर फॉर दिस एग्जाम्पल. अल्फा की वैल्यू अगेन मैंने बताया आपको किसके बराबर होती है? मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये 1 मोल में से जो डिसोसिएट हुआ है, अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. अगर 100 लेके शुरुआत करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर आप 1 मोल से शुरुआत कर रहे हैं तो यही वैल्यू आपने जो है यहाँ पर पुट करनी है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है. और फोर्थ एप्लीकेशन इसकी है टू डिटरमाइन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट. सोल्यूबिलिटी, वी कैन डिटरमाइन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट. आप जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस बराबर होती है कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी. नाउ मोलरिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सोल्यूबिलिटी फॉर ए स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट. तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये हमें कोलॉक्स लॉ से पता लग जाएगा. कापा हमें पता ही है, इट इज इक्वल टू C इंटू L बाई A. Solubility can be determined easily. These are the 4 applications of the Coulom's law. Number 1, we can determine the molar conductance of any electrolyte at infinite dilution. Secondly, we can determine the degree of dissociation. Third, we can determine the value of dissociation constant. And fourth one, we can determine the solubility of a springly soluble salt. इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. और एक तो थोड़ी सी शिकायत मेरे को आप बच्चों से है,
कुछ बच्चे मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, वो ना तो पूरा वीडियो देखते हैं, ना मेरे को फीडबैक देते हैं, ना कभी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे कर रहे हैं रेगुलरली काम, कुछ बच्चों को लगता है कि अभी स्कूल शुरू नहीं हुए हैं तो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों को मेरा थोड़ा सा कहना है कि वो अपना पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ये टाइम कितना लंबा चलेगा ये न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है। गॉड नोज ये कब तक चलेगा, और ये चलना हमारी मजबूरी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसलिए जब तक आप पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे सीरियसली, आप नुकसान में रहेंगे। अपनी कॉपी बनाएं, प्रॉब्लम्स निकालें, प्रॉब्लम टीचर्स के साथ डिस्कस करें, बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि जो आपको ज़्यादा समय पढ़ाई सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहा है घर पर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस और सीरियस हो जाएं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर सेशन नोबडी विल आस्क व्हाट द कंडीशंस वाज देयर। आपके मार्क्स जो हैं वो मार्कशीट में लिखे आएंगे नेक्स्ट सेशन में। उस समय उसमें ये नहीं लिखा आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या अनफेवरेबल कंडीशंस थी और आपके मार्क्स कम क्यों आए। इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाएं, पूरा वीडियो देखें, उसको जो है अप्लाई करें, और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मैंने अपना नंबर आपको दे रखा है, आप उसके थ्रू मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम डाल सकते हैं, ग्रुप पे फ़ोटो डाल सकते हैं प्रॉब्लम की। आई एम ट्राइंग टू डिलीवर योर, कुछ बच्चे के प्रॉब्लम डालते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आई एम गिविंग देयर आंसर्स। पर्सनली मैं उन बच्चों से बात भी कर लेता हूँ। लेकिन जो बच्चा प्रॉब्लम ही नहीं पूछेगा, व्हाट कैन आई डू। तो प्लीज़ बी सीरियस और पढ़ाई शुरू करें। थैंक यू।